नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा। तारापुर, कुशेश्वर स्थान, इन दोनों ही जगहों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसको लेकर सभी पार्टी तैयार हो चुकी है। सभी की तरफ से स्टार प्रचारकों का नाम भी बताया जा चुका है। वैसे में हम 3 युवा चेहरे की बात करेंगे। चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चिराग पासवान, राजद से तेजस्वी यादव और कांग्रेस से कन्हैया कुमार। सवाल ये उठता है कि तीनों में से सबसे ज्यादा कौन इफेक्टिव होंगे या सबसे ज्यादा किनका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा जनता के बीच, ये बड़ा सवाल है और इस चुनाव में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, सबसे बड़ी बात है कि 3 ऐसे चेहरे जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि अगर ये तीनों ताकत एक साथ मिल जाए तो बिहार की सियासत की पटकथा बदली जा सकती है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है रिया कि सारे लोग अलग अलग अपने अपने जो है कहते हैं फ्रंट से बैटिंग करने के लिए उतर गए हैं। अब इसमें युवा का वोट जो होता है, जो एकजुट होना चाहिए था, वो तो बटेगा। अब किसके हिस्से क्या जाता है, बिहार के जो विधानसभा का इतिहास रहा है, इसमें क्या बुजुर्ग लोग जो राजनीति करते हैं वह अपनी चाल से जनता को लुभा लेते हैं या जो यूथ हैं उनका असर अधिक होता है। तो आप अगर देखेंगे तो बीते कुछ दिनों में तेजस्वी यादव का जो है वो दायरा बढ़ा है। लालू प्रसाद यादव ने खुद स्वीकार किया कि मेरे बिना तेजस्वी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसने जो फाइट दी वह काबिल तारीफ है, वो हमसे भी आगे निकल गया। तो इससे तो स्पष्ट लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपना एक जो है दबदबा बनाया है बिहार की सियासत में। जो एक कच्चे खिलाड़ी के रूप में 2015 में देखे गए, वो 5-6 सालों में वह एक उभरते हुए और परिपक्व राजनीति के तौर पर वो अब जाने लगे हैं। तेजस्वी यादव की तो यही कहानी है। इन्होंने भले ही लोकसभा चुनाव में राजद को 0/सन्नाटा दिया था, लेकिन फिर विधानसभा आते आते वापसी जोरदार हुई। लेकिन चिराग पासवान की भी बात करेंगे। चिराग पासवान भी कुछ कम नहीं है। चिराग पासवान ने भी जो पटकनी दिखाई है जदयू को, वो भी काबिल तारीफ थी विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, चिराग पासवान पे तो हम चर्चा अभी कर ही रहे हैं। इसमें पहले कन्हैया कुमार को भी जोड़ लेते हैं, फिर चिराग पासवान की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि चिराग की बातें बहुत हो रही हैं और आज से नहीं हो रही हैं। जब से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने साहस दिखाया कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं, तब से उनकी पूछ कुछ अधिक बढ़ी है। ऐसे में अचानक से एक ऐसा चेहरा कन्हैया कुमार सामने आ रहे हैं। हालांकि उनकी भूमिका सिर्फ एक प्रचारक के तौर पर है, बाकी ठेकरा कांग्रेस पे ही फूटना है, चाहे हार का हो या जीत का हो, वो है। लेकिन चिराग पासवान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अपने पार्टी का अस्तित्व संकट में है, उनसे भी जूझना है। इसके साथ ही साथ अपने दमखम पर दिखाना है कि वह अपने पिता के नहीं रहते हुए भी पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं और उस उम्मीदवार के लिए क्या कर सकते हैं। बात कन्हैया कुमार की अगर देखें तो बेगूसराय से आते हैं, विवादों से चमके हैं। भले ही विवाद सिद्ध हो ना हो, लेकिन विवादों ने उन्हें एक अच्छी पब्लिसिटी दी और नो डाउट एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे प्रवक्ता साबित होंगे। बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, संविधान की समझ रखते हैं, बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो बहुत लोग जो है खामोश हो जाते हैं उनकी बातों के आगे। ठीक है, रैलियों में आप भीड़ भी जुटाते हैं, लेकिन आपने चुनाव लड़ा था लोकसभा का। आप लोकसभा चुनाव में आपके नतीजे जो थे वह स्पष्ट कर रहे थे कि आप एक अच्छे वक्ता तो हो सकते हैं, लेकिन जननेता नहीं बन पाए हैं। जननेता उस वक्त बेगूसराय में खास करके गिरिराज सिंह ही दिखे। उनका जो महत्व दिखा बेगूसराय में खास करके कि लाखों वोट और कन्हैया कुमार को हराने का जो मार्जिन था वो भी 4 लाख से ऊपर के वोट का मार्जिन। तो इससे यह समझ में आता है कि कन्हैया कुमार के लिए जो है सियासी ज़मीन अभी तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस को यह दरकार हो गई कि उनके पार्टी में कोई युवा चेहरा बच नहीं रहा है। कई ऐसे नेता निकल गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई ऐसे नेता जो कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। चूँकि कांग्रेस में राहुल गांधी अब भी युवा कहलाते हैं, भले ही 50 के पार उम्र हो गई हो, लेकिन ऐसे युवा नेता की दरकार हुई तो इन्होंने हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, इन लोगों की भर्ती की। अब इन तीनों को उन्होंने जहाँ जहाँ देश में अभी बाई इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ उन्होंने उतारने का फैसला किया है। आगे जो चुनाव होंगे उसमें भी उतारेंगे, तो वहाँ जाकर के देखा जाएगा कि कन्हैया कुमार क्या करते हैं। कन्हैया कुमार जब बेगूसराय के तो छोड़ दें, भीड़ तो उनकी जो है भीड़ एक पैमाना अब हम नहीं मानते हैं, क्योंकि भीड़ लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव के लिए भी उतनी ही जुट रही थी, लेकिन जब नतीजे की बात आई तो नतीजा शून्य रहा था। एक भी सीट राजद को नहीं मिला।
तो इससे भीड़ को आप पैमाना मत मानिए। फिर आप चले आइए कि कन्हैया कुमार आते थे सीमांचल में, भीड़ जुटती थी, हम लोग कई खबरें किए कि शेर की तरह दहाड़े, कई बातें हम लोग जो एक मीडिया का होता है वो हम लोगों ने की जिम्मेदारी दिखाई। लेकिन उस वक्त कन्हैया कुमार के भाषण जो है सुनने के लिए भीड़ तो आई, लेकिन वोट देने के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे यह स्पष्ट होता है, बाद में उन्होंने गांधी मैदान में भी सभा की थी जहाँ पे और कहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैंने ही कवर किया था जब सबसे ऊंची इमारत जो वहाँ की है वहाँ से, तो अब मुझे नहीं लगता कि उतने लोग थे। चींटियाँ टाइप्स उन्होंने कहा था कि चींटियाँ दिखेगी, लोग दूर से लगेगा कि इतने लोग हैं कि चींटियाँ दिखेगी, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूँ कि भीड़ मैनेजमेंट जो है किसी हार जीत का पैमाना नहीं हो सकता है। और कन्हैया कुमार ने अब दल बदल लिया है, पहले वो लेफ्टिस्ट थे, वाम दल से जुड़े हुए थे, अब वो कांग्रेसी हो गए हैं, इनके ऊपर कई से सारे आरोप लगे। अब वह जब जाएंगे बिहार के 2 जगह, तारापुर या कुशेश्वर स्थान, तो यहाँ पर देखना होगा कि वो समीकरण क्या कहता है। तारापुर दरअसल लोकसभा क्षेत्र पड़ता है जमुई का, और जमुई है चिराग पासवान की। तो अब चिराग पासवान का दबदबा होगा, तेजस्वी यादव का दबदबा होगा, या फिर कन्हैया कुमार का होगा। एक बात और हो सकती थी, जब अगर राजद और कांग्रेस के बीच में ये सब कुछ नहीं होता, जब गठबंधन में रहते, तो शायद ये हो सकता था कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार, फिर हो सकता था स्टार प्रचारक के रूप में दोनों ही होते, तो फिर राजद को, मतलब महागठबंधन को फायदा कलेक्टिवली हो सकता था, फिर चिराग वहां पे स्टैंड नहीं कर पाते। दरअसल है क्या नरिया कि एक म्यान में 2 तलवारें रहेंगी नहीं। अगर तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार रहेंगे, दोनों अगर भाषण कला की बात करें तो कन्हैया भारी तो पड़ ही जाएंगे। और तेजस्वी यादव एक जन नेता के रूप में उभर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कन्हैया कुमार जब आते हैं तो फिर इनको एक बड़े परिदृश्य में देखा जाता है कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया जाता है कन्हैया कुमार को, क्योंकि बोलते अच्छा हैं, सीधे प्रधानमंत्री को घेरते हैं या फिर अमित शाह को घेरते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उनका ये गुण देखने को मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के पैरेलल में अगर बिहार की सियासत करेंगे तो कभी एक बड़ी पार्टी राजद कभी नहीं चाहेगा कि, लालू यादव खास करके नहीं चाहेंगे या राजद के लोग नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरी पार्टी से आकर के उनकी जगह ले ले। तो ऐसे में यही हुआ कि महागठबंधन में दरार पड़ने लगा, उपचुनाव में सामंजस्य भी नहीं बैठा, इधर ज्वाइनिंग हुई कांग्रेस में और इधर जो है दोनों में बिखराव भी हो गया। उपचुनाव में दोनों साथ नहीं है। भक्त चरण दास ने स्पष्ट कह दिया कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन गठबंधन नहीं बन सका, नहीं रह सका, खत्म हो गया। तो ऐसे में तेजस्वी यादव वर्सेज कन्हैया कुमार तो हो ही गया। तो एक साथ आने वाली बात होती तो ताकत एकजुट होती, चाहे वो चाहते तो कुशेश्वर स्थान में जो 5-6 हज़ार के मार्जिन से अगर हार जीत का जो मामला हुआ था वो खत्म हो जाता है। और हमने जो पिछले वीडियो में भी अपने दर्शकों को समझाया था आंकड़े वाइज कि कितना वोट प्रतिशत बढ़ सकता था, कितना क्या हो सकता था। तो चिराग पासवान पर मैं जब नज़र गड़ा रहा था तो वो तारापुर में लगभग 6% के आसपास, 6% से अधिक वोट पाए थे और लगभग 10% के आसपास या 9.5% के आसपास उन्होंने कुशेश्वर स्थान में वोट पाया उनके उम्मीदवार ने। और सबसे मजे की बात यह थी रिया कि उस विधानसभा चुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चिराग पासवान के दोनों उम्मीदवार दोनों सीट पर तीसरे पोजीशन पर थे। भले ही 11,000, 12,000, 13,000 वोट मिले लेकिन थर्ड पोजीशन इनकी ही थी और वो अकेले ताकत के साथ खड़े थे। एक और पब्लिक जो है, कई बार पब्लिक डिमांड भी करते हैं या फिर कहते भी हैं, सजेशन भी देते हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ हो जाते तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता, बिहार का उत्थान हो जाता। ऐसा उन लोगों को लगता है कि दोनों युवा चेहरे काफ़ी इफेक्टिव हैं। चिराग पासवान की तो मजबूती हमने विधानसभा चुनाव में देख लिया और वहीं उसी चुनाव में हमने तेजस्वी का भी देखा जिस तरीके से दबदबा रहा। और मुझे लगता है कि एक रिश्ते बनाने की कोशिश भी की गई राजद की तरफ से, कहीं ना कहीं ये कोशिश थी कि चिराग उनके साथ आते। तो फ्यूचर में ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि उपचुनाव में हमें कुछ ऐसा देखने को बाद में मिल जाए कि चलिए जब वोटिंग खत्म हो गई उस दौरान ऐसा कुछ ऐलान हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? दरअसल है क्या कि एक चर्चा हमारे दर्शक देख सकते हैं, हम लोगों का वीडियो वो लोग काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। हमने एक शीर्षक के साथ चलाया था कि लालू यादव क्यों आंख गड़ाए हुए हैं चिराग पासवान, आखिर क्या वजह है। तो इसमें हमने चिराग पासवान के ताकत को दिखाया था कि उनका पक्ष क्या है, वो उस किस जनाधार पे वो पकड़ रखते हैं, क्या वोट बैंक है उनका। तो जो मैं अभी एक परसेंटेज की बात कर रहा था, अगर इस परसेंटेज को अगर आप जब भी 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के वोट बैंक में जोड़ देंगे तो हमेशा एनडीए पे भारी पड़ जा रहे हैं, हमेशा भारी पड़ रहे हैं। मतलब 2%, 4% का मार्जिन जो है वो बढ़ जा रहा है।
6% का मार्जिन बढ़ जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में राजद की जीत तो पक्की हो जाती है। अगर अंतिम समय में या वोट बैंक अगर चिराग पासवान कह देते कि हम आपको साथ दे देते हैं, तो ये वोट बैंक तो बढ़ जाएगा ना। और हमेशा थर्ड पोजीशन आना वो भी ऐसे समय पर जब रामविलास पासवान का साथ नहीं रहा। तो ऐसे में चिराग पासवान ने तेवर तो दिखाए, 25 लाख वोट गेन करके लाए, 6% कुल वोट हुआ था और सीट वाइज अलग अलग परसेंटेज हैं। तो ऐसे में यह वोट बैंक जो है अगर राजद को ताकत दे दे तो आने वाले समय में फायदा होगा। इस वक्त मैंने बताया था कि चिराग पासवान जो है अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि हमने जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जो चाचा ने हमारे साथ जो भी किया, लोजपा में टूट के बाद जो खतरा हमारा मंडरा रहा है हमारे ऊपर, वो खतरा अगर टल गया है कि नहीं, उस वोट बैंक में इजाफा हो रहा है कि नहीं, एक ताकत अपनी ताकत देखनी है ना। हाँ, उसके बाद ही तो आने वाले समय में हम बार्गेनिंग कर पाएंगे। अगर हम, उन्होंने तो कहा ही है कि आने वाले समय में होगा तो चुनाव के वक्त हम गठबंधन करेंगे, अगर मध्यावधि चुनाव हो जाए या आगे कोई चुनाव हो जाए तो। लेकिन जब अपना बार्गेनिंग पावर तो भी तो तय करेंगे कि हम तारापुर में, कुशेश्वर स्थान में देखेंगे कितना हम वोट पा रहे हैं। अगर हमारा आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तो हम राजद को कहेंगे ना कि आप हमें कम से कम 80 सीटें दीजिए, 90 सीटें दीजिए, तब हम चुनाव लड़ेंगे। बोलने के लिए उनके पास कुछ होगा, मतलब आधार होगा। हाँ, तो वो जानते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि विपक्ष की सियासत करके ही तेजस्वी यादव भी चमके, और हम भी अगर संघर्ष नहीं करेंगे, विपक्ष की सियासत नहीं करेंगे, किसी के जो है पिछलग्गू बन के चलना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में हमारी तरक्की तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम अपनी ताकत का पहले अंदाजा लगा लें उपचुनाव के जरिए, और फिर उसके बाद अगर गठबंधन करना होगा तो हम साथ मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो हम अच्छी खासी सीट के साथ लड़ेंगे। फिर अगर किंग मेकर की भूमिका में आ गए तो हम फिर बार्गेनिंग कर सकते हैं कि मुझे सीएम कैंडिडेट बनाओ। तो सारी समस्याएं जो है सियासत पर संभावनाओं पर है। तो चिराग पासवान अगर अब जाते हैं रैलियां करने के लिए तो नजर तो बनानी होगी कि तेजस्वी यादव की भीड़ वहां जुट रही है, कि जयप्रकाश नारायण यादव और दिव्य प्रकाश की बनाई हुई भीड़ जुट रही है, या फिर शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के नाम पर जो है भीड़ जुट रही है एनडीए के लिए। यह सारी चीजें वहां देखनी पड़ेगी, क्योंकि कैंडिडेट जो भी हैं, चाहे राजेश मिश्रा कांग्रेस के आ गए हों, वह कन्हैया उनके लिए भीड़ ला पाते हैं कि नहीं, अरुण शाह के लिए राजद की ओर से भीड़ आ पाता है कि नहीं, तो यह सारी चीजें देखना पड़ेगा। राजीव सिंह के लिए आप देख लीजिए तारापुर में, इनके लिए भीड़ आ पाती है कि नहीं। तो सबको वहां जो पुराने नेता हैं वो अपनी ताकत दिखाएंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि कुशेश्वर स्थान में फाइट नहीं है। कुशेश्वर स्थान में जो भी उम्मीदवार दिए जा रहे हैं वहां शशि भूषण हजारी का जो है एक अपना पकड़ है, और उनके बेटे को सहानुभूति वोट जा सकता है, अमन भूषण हजारी को। तो ऐसे में जो बाकी भी कैंडिडेट जो भी लोग खड़ा कर रहे हैं, चाहे पप्पू यादव खड़े कर दें, योगी चौपाल को दे दें या किसी को भी दे दें, तो उससे कुछ नहीं होगा। या चाहे जो कुमार अतिरेक हैं, अशोक राम के बेटे हैं, और अशोक राम उस वक्त हारे थे कम मार्जिन से, 5-6 हजार के वोट से हारे थे, लेकिन अशोक राम को उस वक्त राजद का साथ मिला था। तो राजद का गठबंधन था वहां पर, इस वजह से कांग्रेस ने तरक्की पाई, लेकिन जीत में तब्दील नहीं हो सका था। तो इस वक्त लग रहा था कांग्रेस को कि हम तो जीत जाएंगे, हमको तो इतना वोट मिला था, लेकिन उस वक्त राजद का जो है वहां पे पकड़ था। तो वह इस वजह से पूरा मामला जो है नजर बनाए रखना पड़ेगा कि यूथ पॉलिटिक्स कितना वहां पर इम्पैक्टफुल रहता है, और चाहे वो चिराग जाए, कन्हैया जाए या तेजस्वी जाए, तीनों के ऊपर होगा कि अपने दम पर भीड़ जो जुटा पा रहे हैं वो भीड़ जो है वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाता है। जो मुझे लगता है, मैं पर्सनल समझ पा रहा हूं कि भीड़ जुटाने में तीनों में कोई कमी नहीं होगी, और हर किसी का एक अपना चेहरा है। लेकिन कन्हैया कुमार का विश्लेषण यह कहता है कि आप भीड़ जुटाते हैं, वोट में तब्दील नहीं कर पाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह साबित किया कि हमने भले ही लोकसभा में वोट में तब्दील नहीं किया, लेकिन विधानसभा में हमने कमाल किया, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के दिखाए। इसके साथ ही साथ अगर हम चिराग पासवान की बात करते हैं तो चिराग पासवान के समीकरण को देखें तो उन्होंने अपने दम पर अगर 25 लाख वोट गेन किया, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं अंतिम समय में, क्योंकि उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बावजूद बिल्कुल उनके चाचा पशुपति पारस का अपना कोई जनाधार नहीं है। वो हाजीपुर में भी गए तो अपने बड़े भाई की बदौलत गए, और वहां पे जब उन्होंने यह कांड किया, लोजपा कांड, लोजपा के टुकड़े टुकड़े हो गए, तब इनके ऊपर स्याही फेंकी गई, क्योंकि वहां की जनता ने साफ इन्हें नकारा कि आप नीतीश कुमार की गोद में जाकर के बैठ तो गए हैं, लेकिन असली जो चेहरा सियासत का है, लोजपा का है, वो रामविलास से उनके बेटे चिराग अच्छा काम कर रहे हैं, उन पे लोगों का भरोसा है। लालू यादव ने अपनी परख के हिसाब से कहा है कि असली लीडर जो है वो चिराग पासवान ही है। तो ऐसे समय में अब इस दोनों सीट के सहारे तय होगा कि यूथ पॉलिटिक्स बिहार में कितनी इम्पैक्टफुल हो रही है। नजर बनाएंगे, फिर आंकड़े जो आएंगे उससे हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर किसने कितना जादू किया।
बिल्कुल। तो इस वीडियो में आपने देखा, आपने सुना कि किस प्रकार से हमने एक तरह से आकलन किया और सबको यह जानना है कि आखिर स्टार प्रचारक जो हमारे 3 यंग नेता हैं और कहेंगे कि सबसे बड़ी पार्टीज के नेता हैं, क्योंकि चिराग पासवान लोजपा से आते हैं। लोजपा ने विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। राजद तो सबसे बड़ी पार्टी बन ही चुकी है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं नेशनल स्तर पे बात करेंगे तो वो, भले ही बिहार में कांग्रेस का उतना दबदबा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी है। तो ये देखना होगा कि तीनों में से कौन सबसे ज्यादा उभर कर आते हैं और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है आगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तरफ से।